हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हीट के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हीट से ही रिलेटेड है। आपके हीट से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में जैसा भी एग्ज़ाम हो रहा है लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो हीट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर मीन्स ऊष्मा के कुचालक का समूह दिया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन तीन के ग्रुप में आपके एयर, वाटर, प्लास्टिक, वूल, वुड, आयरन, वाटर, कॉपर, वुड, एयर, एल्यूमिनियम, वूल, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा समूह है जो कि पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका ये पुअर कंडक्टर क्या होते हैं या फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी अगर बात करें तो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली। ठीक है, वो मटेरियल जो अपने अंदर से ऊष्मा को ईजिली जाने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपके कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो हीट को अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है पुअर कंडक्टर्स के बारे में। तो पुअर कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं या आप कह सकते हैं वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से ईजिली हीट को, ऊष्मा को जाने नहीं देते। तो क्या होते हैं आपके पुअर कंडक्टर, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टिक, ठीक है, वाटर, एयर, प्लास्टिक, वाटर, एयर, ये तीनों क्या हैं, आपके ऊष्मा के कुचालक हैं या आप कह सकते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये अपने अंदर से, ये वो मटेरियल है जो अपने अंदर से ईजिली हीट को, ऊष्मा को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज़ एयर, वाटर एंड प्लास्टिक। याद रखिएगा, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ये सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था थर्मोमीटर के बारे में। हमने मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात हमने लास्ट क्लास में की थी। तो उसी से रिलेटेड ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसमें से जो सबसे कह सकते हैं कि सुटेबल पॉइंट होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना है हमें, क्योंकि ये सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपके स्टेटमेंट का जो पहला कह सकते हैं कि पॉइंट है वो है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। उबलने के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। क्या ये सही है कि आपके उबलने के लिए, क्योंकि अगर हम बॉइलिंग लिक्विड की बात करें, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए होता है। द रेंज ऑफ रूम टेम्परेचर मेजरिंग थर्मोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं कमरे के तापमान की बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है, जबकि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे, डी अगर आप देखेंगे तो डी पॉइंट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ हायर दैन द क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए यही आपका सुटेबल कह सकते हैं आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर के मेजरिंग की बात करें तो हमें पता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना था, 100 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस इसका रेंज था। वहीं पर अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल आंसर है वो है डी। सुटेबल आंसर है किसके लिए, आपके इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है मई 2016 में, 2016 का क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। कंडक्शन प्रोसेस इसमें से कौन है? क्या रूम हीटर, टू द अर्थ फ्रॉम द सन, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि ये रेडिएशन है, ठीक है। देन फिर सी एंड लैंड ब्रिज, जिससे यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपके कंडक्शन से इसका कोई रिलेशन है, लेकिन कंडक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है, तो कंडक्शन की अगर हम बात करें तो कंडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। मीन्स उष्मा का जो प्रवाह है, उष्मा का जो ट्रांसफर है, वो हीटर एंड से लेकर कोल्डर एंड तक क्या हो रहा है? ट्रांसमिट हो रहा है, और यही प्रोसेस कहलाती है क्या? कंडक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्पून डिप्ड इनटू द हॉट टी। जब स्पून को हॉट टी में डुबोया गया तो वो कैसा था? ठंडा था। लेकिन होगा क्या? दूसरे सिरे तक भी चम्मच जो है, स्पून जो है, वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब जो सी आंसर होगा वो सुटेबल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चम्मच गर्म चाय में डुबोने पर चम्मच का दूसरा सिरा भी क्या हो रहा है? गर्म हो जा रहा है, और ये प्रोसेस कहलाता है क्या? कंडक्शन। ठीक है, तो सी आंसर जो होगा इसके लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, द एयर गेट हीटेड नियर सोर्स एंड राइज अप, द एयर फ्रॉम द साइड टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड इवन बाय ऑयल हीटर्स, व्हाट इज़ द प्रोसेस। देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो उष्मा होता है, उष्मा के पास की जो कह सकते हैं कि जो हवा है वो भी क्या होगी कि गर्म हो जाती है, और हमेशा गर्म हवाएं जो होंगी, जैसे कि लैंड ब्रिज में आपने पढ़ा, वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक इसी तरीके से ऑयल हीटर्स में भी होता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? डिफ्यूजन, कंडक्शन, या फिर रेडिएशन मीन्स विकिरण, या फिर कन्वेंशन। कन्वेंशन कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि पानी का उबलना या इस तरीके से जो एयर है, एयर सरफेस से ऊपर की तरफ अगर उठ रही है तो ये प्रोसेस क्या होती है? कन्वेक्शन प्रोसेस होती है, संवहन की प्रक्रिया होती है। कंडक्शन हॉटर इन से कोल्डर इन की तरफ बढ़ रहा है। रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश आपके पृथ्वी तक आ रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। डिफ्यूजन अलग ही प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, या एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हम इसी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है आपके ह्यूमन बॉडी की, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में ही। ठीक है, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वैसे भी पता है कि अगर ह्यूमन बॉडी के या मानव शरीर के तापमान की बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और वहीं पर अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इस बॉडी का टेम्परेचर होता है। लेकिन देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूज करने के लिए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, 98.6 डिग्री सेल्सियस में है। तो ये बस ध्यान देना है आपको कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हमें कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होगी, और जल्दी के चक्कर में हम टिक गलत लगा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि सेल्सियस आपसे गलत नहीं होगा, फ़ारेनहाइट ही गलत होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट में कहाँ पर करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, तो ये आपका फर्स्ट जो है, ए जो है, ये आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मीका इज यूज इज कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज़, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सीटेट में भी पूछा जा सकता है। जो अभ्रक है उसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। क्यों किया जाता है? चलिए देखते हैं।
देखिए, आपका जो अभ्रक होता है वो आपके हीट का तो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ऊष्मा का तो सुचालक होता है, लेकिन बिजली के लिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। यही रीज़न है कि आपका जो खाना पकाने का बर्तन होता है उसमें मीका का यूज किया जाता है। साथ ही साथ टेलीफोन के जो डायल होते हैं, आर्मेचर बनाने में, फिर हीटर बनाने में, डायनेमो बनाने में भी आपके मीका का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, ये है असर्शन। इसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला, मर्करी इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन सेकेंड वाला है मर्करी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली व्हेन हीटेड। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो असर्शन मीन्स कि आपका जो असर्शन फर्स्ट दिया हुआ है उसके लिए सुटेबल होगा। हो सकता है कि ये दोनों ही सुटेबल हो, ये तब आपको पता चलेगा जब आपने हीट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए, क्योंकि हीट चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर हमने मर्करी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मर्करी आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर का यूज हो रहा है आपके क्लिनिकल थर्मामीटर के बजाय। तो ये सारी चीज़ें हमने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जाके एक बार उसको फिर से पढ़िए, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। मर्करी इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर, इसके लिए जो सुटेबल आंसर होगा वो क्या वो होगा आपका R2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए मीन्स असर्शन। R2 जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, मरकरी के लिए। क्यों? क्योंकि मरकरी में थर्मोमीटर में मरकरी का यूज होता ही होता है, और मरकरी जो है एक्सपेंड यूनिफॉर्मली व्हेन हीटेड, गर्म करने पर जो पारा है वो एक समान रूप से किसमें आपके थर्मोमीटर में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, या फिर प्रसार कर लेता है, या फिर फैलता है, जो भी आप कहें। तो आपका सी आंसर हो जाएगा सुटेबल आंसर आपके इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है कि 2022 से 21 दिसंबर और उसके बाद 22 से ही आपका जो सीटेड है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा है। देखिए, लगातार आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे आप बैक क्वेश्चन पे भी, ये 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन मोड में 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है, और हर एक पेपर में हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है। इसलिए भी मैं बार बार कह रही हूँ कि हीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, जहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले नॉट ट्रू या फिर नो, तो वहाँ पर इवन, तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं कि कहीं पर हमने नॉट हमें दिखता नहीं, हमें आंसर पता होते हुए भी हम गलत टिक करके आते हैं, नॉट पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर आपको फोकस करके रखना है कि आपसे पूछा गया है कि जो भी कुछ आपके यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस ओनली, संवहन जो है, कन्वेक्शन जो है केवल तरल और गैसों में होता है। रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, गैसों में विकिरण नहीं होता है। कंडक्शन टेक प्लेस गैसेस, जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है वो गैसों में ही होती है। हीट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मोर देन वन मोड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है, रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये आपका जो आंसर होगा ये सही नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले आप लोगों से बात की है कि अगर हम गैसों में विकिरण नहीं होता, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। जो आपके हीट ट्रांसफ़र का मोड अगर हम बात करें तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। कन्वेक्शन टेक प्लेस इन गैसेस ओनली, ये भी सही है। कंडक्शन कैन
टेक प्लेस गैसेस, ये भी सही है, ठीक है। रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों मेथड से होता है। कंडक्शन में जैसे कि किसी ठोस लोहे की छड़ का गर्म होना, कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो पानी का उबलना, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम स्थलीय हवा का गर्म होने की बात करें तो वो भी आपके कन्वेक्शन का ही प्रोसेस होगा। रेडिएशन, सूर्य की जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, वो पृथ्वी तक आना, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है, तो हीट का ट्रांसफ़र ही हो रहा है अलग अलग मोड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपका जो बी है, रेडिएशन कैन नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये आपके लिए सुटेबल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बेकेलाइट फॉर हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। ऐसा जो बेकेलाइट है उसका प्रेशर कुकर के हैंडल में उपयोग करने का मेन रीज़न क्या है, तो यहाँ पर आपके 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। देखिए जो बेकेलाइट होता है वो आपके इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, आपका जो बेकेलाइट होता है वो हीट का, उष्मा का एक कुचालक होता है। रीज़न बीइंग कि जो बर्तन बनाने, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बर्तन हैं उनके हैंडल या फिर हत्थे का प्रयोग किया जाता है उन्हें बनाने में, क्योंकि अगर बैड कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है कोई ऊष्मा का प्रवाह उस हैंडल में नहीं होगा और वो जल्दी गर्म नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि जो यही मेन रीज़न है, मेजर रीज़न है कि बेकेलाइट का जो उपयोग है वो हैंडल बनाने के लिए, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर या अदर पॉट में जो हैंडल बनते हैं, इसी वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट इज़ लाइट इन वेट, बिल्कुल नहीं। आपका सुटेबल आंसर होगा इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आया है, आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे उत्साह को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमको मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही अलग अलग टाइप के वीडियोस लेकर आए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो जुलाई में ही है। तो जितना जल्दी हो सके कोर्स को कवर कराने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक और साइंस के नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।